हेलो स्टूडेंट। पिछले टॉपिक के अंतर्गत भाषा की विविधता की बात चल रही थी और उस टॉपिक में आपने भाषा की परिभाषा, भाषा के विभिन्न रूप और भारत में भाषा की क्या स्थिति है तथा भारत में कौन सी भाषा कितनी बोली जाती है, इसके बारे में चर्चा की गई थी। उसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है भाषाई समस्या या लैंग्वेज प्रॉब्लम। जहां भारत में भाषा एक प्रमुख विविधता का साधन रहा है, वहीं भारत में भाषा के कारण कई सारी समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं और इसका प्रभाव खासकर संस्कृति, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक सभी पक्षों पर दृष्टिगोचर होता है, यानी देखने को मिलता है। इस दृष्टि से भारत में जो भाषा से संबंधित प्रमुख समस्याएं हैं, उनको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है शिक्षा के माध्यम की समस्या। भारत में भाषा से संबंधित जो सबसे बड़ी समस्या रही है वो लैंग्वेज प्रॉब्लम ही रही है, क्योंकि अधिकांश स्कूलों में कई बार देखा होगा आपने भी कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे कि जो ग्रामीण क्षेत्र के से जो बच्चे आते हैं उनको इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इसीलिए स्वतंत्रता से पहले यानी 1854 से पहले भारत में अंग्रेजी भाषा को ही स्वीकार किया गया था, लेकिन 1882 में हंटर कमीशन ने मातृभाषा के महत्व को स्वीकार किया और ये कहा कि प्राथमिक शिक्षा के लिए देशी यानी कि जो स्थानीय लैंग्वेज है उस भाषा में शिक्षा देने का सुझाव दिया गया। इसी आधार पर 1944 में सार्जेंट योजना आई और उसमें भी हाई स्कूल तक ये कहा गया कि मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे कि सभी लोग उस के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सकें। स्वतंत्रता के बाद इसी कारण से 1952-53 में मुदालिर आयोग की स्थापना की गई। 1948 में ताराचंद समिति, उसके बाद 1948-49 में ही राधा कृष्ण आयोग बनाया गया और 1961-62 में राष्ट्रीय एकता परिषद की भी स्थापना इसी उद्देश्य से की गई कि भाषा को लेकर शिक्षा में यानी कि शिक्षा प्राप्त करने में कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। 1964-66 में कोठारी आयोग और उसके बाद 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई। उन सभी में ये माना गया कि कम से कम भारत में शिक्षा का जो प्रदान की जाए वो प्रादेशिक भाषाओं को उच्च शिक्षा का भी माध्यम बनाया जाए, बल्कि 12th तक भी शिक्षा का माध्यम हिंदी या स्थानीय भाषा के रूप में हो। वर्तमान में 2020 में भी शिक्षा नीति आई है, उसमें भी स्थानीय भाषा को विशेष महत्व दिया गया है। 1956 में त्रिभाषा सूत्र का भी एक सुझाव दिया गया था, जिसमें कहा गया कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही शिक्षा प्रदान की जाए। द्वितीय स्तर पर भाषा संघीय या सहसंघीय भाषा के रूप में स्थापित हो और तीसरा तृतीय स्तर जो बताया गया उसमें ये कहा गया कि मातृभाषा और संघीय भाषा के अंतर्गत जो माध्यम के रूप में जो भाषा चुनी गई है यानी कि उसको विद्यालय स्तर पर पढ़ाया जाए। लेकिन इन सब के बावजूद भी वर्तमान में अभी तक इस चीज़ पर व्यवहारिक रूप में सहमति नहीं हो पाई है कि शिक्षा का माध्यम क्या हो। खासकर उन स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम है जो एमए में हैं, बीए में फिर भी अभी हिंदी में आपको किताबें या स्थानीय भाषा में किताबें उपलब्ध होती हैं, लेकिन जब एमए के स्तर पर या पीएचडी या एमफिल के स्तर पर जब स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं तो इसी भाषा को लेकर के समस्या आती है, क्योंकि उससे संबंधित यानी कि आपके कोर्स से संबंधित अभी भी जो मैटर है वो अधिकांशतः काय में उपलब्ध है, अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध है।
तो इसलिए कहा गया कि भारत में भाषा की एक प्रमुख समस्या शिक्षा के माध्यम की है, यानी कि लैंग्वेज का क्या मीडियम होना चाहिए। दूसरी समस्या है शासन और न्यायालय की भाषा की समस्या। भाषा समस्या का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू शासन और न्याय से संबंधित है। संविधान में हिंदी की 3 भूमिकाएं निर्धारित की गई थी: संघ की राजभाषा के रूप में, राज्यों और प्रदेशों की राजभाषा के रूप में, संघ और राज्यों के बीच परस्पर संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की भूमिका मानी गई थी। चूँकि भारत एक संघ राज्य है, संघ का मतलब है विभिन्न राज्यों का संघ है, और संघीय सरकार का कामकाज जिस भाषा में होता है उसे क्या कहा जाता है? संघीय भाषा कहा जाता है। 1949 में संविधान सभा में भी हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, और संविधान के अनुच्छेद 343 यानी 343 में ये व्यवस्था की गई थी कि भारत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि यानी कि हिंदी के रूप में होगी, और इसकी अवधि लगभग 15 वर्ष तक इसी संविधान या इसी समय कहा गया था कि 15 वर्ष तक केवल अंग्रेजी भाषा को शासकीय प्रयोजन यानी शासकीय कामकाज के लिए रखा जाएगा, और बाद में उसका स्थान पर स्थानीय भाषा यानी कि हिंदी या और जो दूसरी भाषाएं उनका यूज़ किया जाएगा। लेकिन व्यवहारिक रूप में अभी भी आपने देखा होगा कि इंग्लिश का यानी अंग्रेजी भाषा का ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित हो गया। उसके अनुसार समस्त भारत को राजभाषा प्रयोग की दृष्टि से क, ख, ग 3 श्रेणियों में भी बांटा गया। क यानी कि मूलतः हिंदी भाषी क्षेत्रों में लागू होगी। ख क्षेत्र में वे राज्य आएंगी जिनकी भाषा हिंदी के निकट है, यानी जैसे गुजराती, महाराष्ट्र और पंजाबी राज्य। और ग क्षेत्र में शेष वो राज्य आएंगे जहाँ पर उनकी भाषाएं यानी कि दक्षिण भारत के राज्य। इसलिए शासन और न्यायालय की भाषा की दृष्टि से भी एक और महत्वपूर्ण ये समस्या है कि व्यवहार में किस भाषा को या किस माध्यम से भाषा को अपनाया जाए। नेक्स्ट है विदेशों से संबंध की समस्या। वर्तमान में या पहले भी विदेशों से संबंध बनाए रखने के लिए भारत में अंग्रेजी भाषा को ही संपर्क की भाषा की मान्यता दी गई, और भारत का संबंध विश्व के अन्य समुदायों से जोड़ने के लिए विज्ञान और तकनीकी विकास में भी विश्व से जोड़ने के लिए आवश्यक माना गया कि अंग्रेजी भाषा ही के माध्यम से हम दूसरे देशों से जुड़ सकते हैं। लेकिन बाद में कुछ प्रयास किए गए, जिसमें उदाहरण के लिए जैसे विश्व हिंदू सम्मेलन बनाया गया, जिसमें हिंदी भाषा को प्रमुख भाषा मानने के लिए सुझाव दिया गया। इसी प्रकार हिंदी को स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी हिंदी को महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। भारत में वर्तमान में हिंदी भाषा विश्व की तीसरी ऐसी भाषा है जो सबसे अधिक बोली जाती है, और जो न केवल भारत में बल्कि 165 देशों में भी बोली जाती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी प्रैक्टिकल या व्यवहारिक रूप में देखा होगा कि हिंदी भाषा का उतना महत्व नहीं है जितना कि अंग्रेजी भाषा का है, और इसका समय समय पर दक्षिण राज्यों द्वारा कई बार विरोध भी देखा होगा आपने, खासकर तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, बंगाल, आसाम। ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हिंदी को राजभाषा बनाने का विरोध किया गया, और इसके लिए कई बार लोगों ने आत्मदाह तक भी किया। इस कारण से भारत में भाषा की ये 3 प्रमुख समस्याएं रही हैं। भारत में राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया वो भी भाषाई आधार पर ही हुआ। उदाहरण के लिए जितने भी दक्षिण के राज्य बने उसमें दक्षिण की भाषा के आधार पर ही उन राज्यों को स्थापित किया गया, खासकर जैसे तमिलनाडु, आंध्रा, केरल, आसाम, कर्नाटक। और इसी कारण से राज्यों के पुनर्गठन की मांग को लेकर भी जनजातियों में भी भाषा को लेकर ही आंदोलन हुए, जैसे झारखंड का आंदोलन,
बिरसा मुंडा आंदोलन और राज्यों के विभाजन का आधार भारत में बहुत बड़ा आधार जो रहा वो भाषा ही रहा है। कहने का मतलब है कि भाषा की विविधता जो है भारत में एकीकरण के रूप में बाधक रही है। यद्यपि ये बात सही है कि भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, भाषा के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हुई, लेकिन दूसरी ओर भाषा के कारण ही देश में सामाजिक एकता की भी स्थापना हुई है और भाषा ने हमेशा हमारे बीच एक संपर्क का कार्य किया, जिसके कारण हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। खासकर संस्कृत भाषा जो है प्राचीन काल में भी स्थापित थी, वर्तमान में भी पूरे देश की एक ये सांस्कृतिक भाषा रही है। आज भी जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें संस्कृत भाषा का ही महत्वपूर्ण योगदान है, यानी कि संस्कृत भाषा में ही सारे धार्मिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। इस दृष्टि से संस्कृत का देश को जोड़ने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और दक्षिण के लोगों पर भी संस्कृत का अधिक प्रभाव इसी कारण से आपको देखने को मिलेगा। हिंदी को संपर्क की भाषा के रूप में वर्तमान में काफ़ी हद तक मान्यता मिल चुकी है। चूँकि भाषा कोई स्थिर प्रगटना नहीं है और उसमें लगातार परिवर्तन होना स्वाभाविक है, इस कारण बदलते हुए सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के साथ हिंदी जो है अपना तादात्म्य यानी कि अपने को एडजस्ट कर लेती है। अतः ये कहना